गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमें अपना अगला टॉपिक समास पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले जो टॉपिक पढ़े वो आपने अपने घर पर पढ़ लिए होंगे और उनका रिवीजन भी कर लिया होगा। आज हम समास पढ़ेंगे। समास 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 क्या होता है? समास दो शब्दों से मिलकर बनता है। समास है ये दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक तो सम और दूसरा आस। सम का अर्थ होता है समान या पास। आस का अर्थ होता है लाना या बैठाना। समास दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक तो है सम, दूसरा है आस। सम का मतलब होता है समान या पास, आस का मतलब होता है लाना या बैठाना। इस तरह से समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी समास का जो अर्थ होता है वह है समान लाना या पास बैठाना। और वैसे समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। कि जैसे कोई वाक्यांश है, उस वाक्यांश को हम कम शब्दों में, यानी उस वाक्यांश को हम बहुत ही शॉर्ट करते हैं, उसको छोटा बनाते हैं और उसी का सारगर्भित अर्थ निकलता है, तो वह समास होता है। और उसके बीच में जो विभक्तियां होती हैं, उन विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्तियों का लोप हो जाता है। और लोप होने के कारण जो दो शब्द हैं वे आपस में जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इसको हमें समास कहते हैं। तो इस तरह से पुनः मैं एक बार आपको बताता हूं कि समास है यह दो शब्दों से मिलकर बनता है, सम और आस। सम का मतलब है समान या पास, आस का मतलब है लाना या बैठाना। तो इस तरह से समास का अर्थ हुआ समान लाना या पास बैठाना। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। तो कोई वाक्यांश है, उस वाक्यांश में अन्य जो विभक्तियां होती हैं या जो छोटे जो शब्द होते हैं, उन शब्दों का लोप करके, उन विभक्तियों का लोप करके, और दो शब्दों को हम पास बैठाते हैं या दो शब्दों को हम जोड़ते हैं, परस्पर उनका मेल कराते हैं, तो उसको ही हमें समास कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है कि दो या परिभाषा होती है दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। जैसे उदाहरण है रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर, तो ये एक वाक्यांश है, और इस वाक्यांश में ये जो दो पद हैं, इन दो पदों का तो मेल हो जाएगा, ये दो पद आपस में जुड़ जाएंगे, और बीच में जो विभक्ति है, इस विभक्ति का लोप हो जाएगा, ये अलग हट जाएगी। इसलिए जो शब्द बनेगा वह है रसोई घर। जो नया जो शब्द बना है, यह शब्द बना है रसोई घर, इसलिए इसमें
समास है, इसको हम सामासिक पद या समस्त पद कहते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कि ये जो समस्त पद है या जो सामासिक पद है, इस पद का हम विग्रह करते हैं। तो समास विग्रह क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। समास विग्रह, समास विग्रह क्या होता है? समास विग्रह है कि यानी जो दो समस्त पद है, समस्त पद या सामासिक पद है, सामासिक जो पद है, समस्त पद या सामासिक पद का स्पष्टीकरण समास विग्रह होता है। समस्त पद या सामासिक पद है उसका स्पष्टीकरण ही समास विग्रह होता है। जैसे गुरु दक्षिणा, जो गुरु दक्षिणा जो शब्द है यह समास युक्त शब्द है, सामासिक पद है और इसका हम विग्रह करते हैं तो गुरु के लिए दक्षिणा, इसका विग्रह होता है गुरु के लिए दक्षिणा। तो इसको समास विग्रह कहते हैं। क्यों जो सामासिक पद है, समस्त पद है, उसका हम पुनः उसे विस्तार से लिखते हैं, उसका स्पष्टीकरण करते हैं, तो उसी को समास विग्रह कहते हैं। इस तरह से आपके ये समास की परिभाषा और उसका समास विग्रह ये समझ में आ गया होगा। अब आगे अपन पढ़ते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास है, इसके 6 भेद होते हैं। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है द्विगु समास और छठा है बहुब्रीहि समास। इस तरह से अपने हिंदी में ये समास 6 होते हैं। अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। तो सबसे पहले जो समास आता है वह है अविभाव समास। तो अब हम अविभाव समास पढ़ेंगे। अविभाव समास क्या होता है? अविभाव समास क्या होता है कि जो समस्त पद है, समस्त पद है या सामासिक पद है, समस्त पद या सामासिक पद है, उसका पहला पद या समस्त पद है या उसका सामासिक पद है, तो इसका पहला या पूर्व पद, पहला या पूर्व पद क्या होता है? अव्यय होता है, अव्यय होता है। अविभाव समास है, इसमें क्या है कि इसका पहला पद है यह अव्यय होता है। अव्यय यानी अविकारी, उसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। तो जिस समास में या जिस समस्त पद में पहला पद अव्यय होता है उसे अविभाव समास कहते हैं।
जैसे उदाहरण लेते हैं, यथाशक्ति, यथासंभव, आजीवन, आमरण, हाथों हाथ। तो इसमें क्या है कि पहला पद अव्यय है। अव्यय क्या होता है? अविकारी, यानी लिंग वचन के अनुसार इसका रूप परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय क्या होता है? अव्यय अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं, यानी इन अविकारी शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता है, ये लिंग वचन के अनुसार बदलते नहीं हैं, यानी लिंग वचन के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको अविकारी शब्द कहते हैं। अब इनका हम विग्रह करते हैं, उदाहरण है, इन उदाहरणों का हम विग्रह करते हैं। तो यथाशक्ति है, इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या होता है? शक्ति के अनुसार। इसका हम विग्रह करते हैं तो इसका विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। यथासंभव, यथासंभव है, इसका विग्रह करते हैं तो जितना संभव हो, जितना संभव हो। आजीवन, इसका विग्रह करते हैं तो होता है जीवन भर। आमरण यानी मृत्यु तक, और हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। इस तरह से ये अविभाव समास है। इसमें क्या है बेटा कि पहला पद अव्यय होता है, अविकारी होता है। उदाहरण है जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। यथासंभव, इसका विग्रह होता है जितना संभव हो। आजीवन, इसका विग्रह है जीवन भर। आमरण यानी मृत्यु तक। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। अब यह तो आपके समझ में आ गया होगा। अब अपन दूसरे नंबर पर जो समास लेते हैं वह है तत्पुरुष समास। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास है, इसकी परिभाषा है कि जिस समस्त पद या सामासिक पद का उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यानी दूसरा पद। उत्तर पद का मतलब है दूसरा पद प्रधान होता है। प्रधान या मुख्य होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे उदाहरण लेते हैं पुस्तकालय। उदाहरण है पुस्तकालय। तो अब इसका हम विग्रह करते हैं तो विग्रह होता है पुस्तक के लिए आलय। पुस्तक के लिए आलय। तो यहां पर यह पूर्व पद है, यह उत्तर पद है। इस विग्रह में पुस्तक के लिए जो आलय है तो इसमें पुस्तक है, यह पूर्व पद है, और आलय
उत्तर पद है। तो ये पूरा जो वाक्यांश है ये इसी आलय पर निर्भर है, इसलिए इस वाक्य में या इस वाक्यांश में आलय शब्द प्रमुख है, प्रधान है। तो जो सामासिक शब्द बना है पुस्तकालय, तो उसमें उत्तर पद प्रधान होने के कारण इस उदाहरण में तत्पुरुष समास है। अब आगे बढ़ते हैं कि जो तत्पुरुष समास है इसके कितने भेद होते हैं। तो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब कारक जैसे 8 होते हैं, उन 8 कारकों में से सिर्फ 2 कारक को छोड़ करके अन्य कारक इसके उपभेद माने जाते हैं। जैसे 8 कारक होते हैं, 8 कारक होते हैं। इन 8 कारकों में सबसे पहले कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये 8 कारक होते हैं। ये 8 कारक होते हैं। इन 8 कारकों की विभक्तियां, कर्ता है इसकी विभक्ति होती है ने, कर्म की विभक्ति होती है को, करण की विभक्ति है से, के, द्वारा, संप्रदान की, के लिए, अपादान से, अलग होने का भाव, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पे, पर, और संबोधन हे, अरे, ओ। अब हम पढ़ रहे हैं तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद होते हैं, लेकिन ये जो विभक्तियां हैं ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती हैं। जो समस्त पद है उस समस्त पद के अंतर्गत ये विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। तो इसमें कर्ता कारक और संबोधन कारक, इसको छोड़ करके अन्य जो कारक हैं, जो शेष 6 कारक हैं, ये 6 इसके भेद होते हैं। तो कर्ता है, कर्ता की विभक्ति ने ये प्रयुक्त नहीं होती है, और संबोधन कारक की विभक्तियां प्रयुक्त नहीं होती हैं। अन्य जो शब्द होते हैं वे सब इसके उदाहरण होते हैं। तो इस तरह से तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा है अधिकरण तत्पुरुष। इस तरह से तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद होते हैं। तो सबसे पहले एक नंबर पर आता है कर्म तत्पुरुष। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कर्म तत्पुरुष, और इसकी विभक्ति को का लोप हो जाता है, को विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे वनगमन, शरणागत। हमने 2 उदाहरण लिए हैं कर्म तत्पुरुष के। तो वनगमन, शरणागत,
अब ये समस्त पद हैं, सामासिक पद हैं, अब इनका हम विग्रह करते हैं तो इसकी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो जब विभक्ति प्रयुक्त होती है तो हमें इसकी आसानी से पहचान कर लेते हैं कि ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। जैसे इसका वन गमन है, इसका हम विग्रह करते हैं तो विग्रह होता है वन को गमन। विग्रह क्या है? वन को गमन। अब यहां पर जो विग्रह हुआ तो इसमें को विभक्ति आ गई, ये को है कर्म कारक की विभक्ति है, तो यही इसका भेद होता है, तत्पुरुष का भेद होता है। तो ये यहां पर वन को गमन, तो इसका तो लोप हो गया, और ये प्रथम पद और ये द्वितीय पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों का मेल हो गया। मेल होने से जो शब्द बना वन गमन, ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है। अब दूसरा जो शब्द है यह है शरणागत। तो शरणागत समस्त पद है, इस समस्त पद का हम विग्रह करते हैं तो शरण को आगत, शरण को आगत, शरण को आगत, इस तरह से। अब इसमें जो विभक्ति है को, इसका भी लोप हो जाएगा और ये दोनों शब्द हैं ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो शब्द बन जाएगा शरणागत। तो इस तरह से इसमें भी कर्म तत्पुरुष है। अब दूसरे नंबर पर आता है दूसरा जो इसका उदाहरण है वह है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, ये जो करण तत्पुरुष है इसकी विभक्ति होती है से के द्वारा। तो ये से के द्वारा है, ये विभक्ति है, इस विभक्ति का इसमें लोप हो जाता है, इसमें इसका लोप हो जाता है। जैसे रत्न जड़ित, हस्त लिखित, तुलसी कृत, ये उदाहरण लिया हमने कि रत्न जड़ित है, हस्त लिखित है, तुलसी कृत है। तो ये उदाहरण लिया, तो इसमें क्या है कि जो रत्न जड़ित है इसका हम विग्रह करते हैं तो विग्रह होता है रत्न से जड़ित, रत्न से जड़ित। हस्त लिखित, हस्त से लिखित, और तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा, तुलसी द्वारा कृत, कृत। अब कृत का मतलब है रचित। तो इस तरह से इसमें से के द्वारा विभक्ति प्रयुक्त हो गई है। प्रयुक्त होने के कारण इस पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों के बीच में जो विभक्ति है इसका लोप हो जाएगा तो शब्द बन जाएगा रत्न जड़ित, और रत्न जड़ित है ये समास बन गया। ऐसे ही दूसरा जो हस्त लिखित है तो इसमें पूर्व पद हस्त है और उत्तर पद है लिखित, इन दोनों के बीच की विभक्ति है से, इसका लोप हो गया। लोप होने के कारण दोनों का मेल हो गया, और दोनों का मेल हुआ तो शब्द बन गया हस्त लिखित, और यह एक समास शब्द बन गया। ऐसे ही तुलसी कृत, तो इसमें पूर्व पद तुलसी और उत्तर पद कृत, इनके बीच में जो विभक्ति है द्वारा, इसका लोप हो गया, यह हट गई, और जो शब्द हैं ये जो पूर्व पद और उत्तर पद हैं ये दोनों आपस में जुड़ गए। जुड़ने के कारण शब्द बना तुलसी कृत। तो इस तरह से ये करण तत्पुरुष का उदाहरण है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। करण तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की विभक्ति है से के द्वारा, तो इस विभक्ति का समास में जब हम समास बनाते हैं तो इसका लोप हो जाता है। लोप होने से जैसे देखते हैं, अपन पढ़ते हैं रत्न जड़ित जो शब्द है तो यह समास युक्त शब्द है। इसका विग्रह करते हैं तो रत्न से जड़ित, तो इसमें पूर्व पद और ये उत्तर पद, इन दोनों का मेल हुआ, मेल होने से विभक्ति है इसका लोप हो गया।
ऐसे ही दूसरा जो उदाहरण है हस्त लिखित, तो इसमें हस्त और लिखित, पूर्व पद हस्त है, उत्तर पद लिखित है, इन दोनों का जब मेल होता है तो ये से विभक्ति है, ये हट जाती है, हटने के कारण ये समस्त पद या सामासिक पद बन गया। ऐसे ही तीसरा जो उदाहरण है तुलसी कृत, तो इसमें तुलसी और कृत इन दोनों पदों का मेल हो गया, बीच में जो विभक्ति द्वारा है इसका लोप हो गया, ये हट गई, तो दोनों पदों का जो मेल हुआ तो उससे क्या बना, तुलसी कृत, और ये करण तत्पुरुष का उदाहरण है। अब हम अगला इसका जो भेद है वो पढ़ते हैं। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान जो कारक है उसकी विभक्ति होती है के लिए, इसकी विभक्ति होती है के लिए। तो जो समास, उस समास में अगर ये विभक्ति प्रयुक्त रहती है तो समास नहीं बनता है, और विभक्ति का जब लोप हो जाता है तो समास बन जाता है, इसलिए इसके लिए विभक्ति का लोप हो जाता है, इसका लोप हो जाता है। जैसे वरमाला, हवन सामग्री, वरमाला और हवन सामग्री, तो इसका हम विग्रह करेंगे। वरमाला जो शब्द है सामासिक शब्द है, इसका हम विग्रह करेंगे तो विग्रह होता है वर के लिए माला, वर के लिए माला। हवन सामग्री है, इसका विग्रह करते हैं तो हवन के लिए सामग्री। तो अब इसके बीच में जो विभक्ति प्रयुक्त हुई है वर और माला, इनके बीच में जो विभक्ति प्रयुक्त हुई है के लिए, तो ये जो के लिए विभक्ति है इसका लोप हो जाएगा, और ये दोनों शब्द हैं यानी पूर्व पद है और ये उत्तर पद है, इनका मेल हो जाएगा। मेल होने के कारण शब्द बन जाएगा सामासिक या समस्त पद बन जाएगा वरमाला, और ये वरमाला तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि जो संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक की विभक्ति होती है के लिए, और जो समास है उस समास में इन विभक्तियों का यानी अन्य वाक्यांशों का लोप हो जाता है, और लोप होने के कारण वो जो दोनों शब्द मिलते हैं या इनको पद कहते हैं, दोनों पद मिलते हैं तो समास बन जाता है। तो वैसे इसमें वरमाला है, इसमें के लिए इसका लोप हो गया, और ये पूर्व पद और ये उत्तर पद वर और माला इन दोनों का मेल हो गया, इन दोनों का योग हो गया तो शब्द बन गया वरमाला। ये संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। ऐसे ही हवन सामग्री है, तो इसका विग्रह करते हैं तो हवन के लिए सामग्री। अब इसमें भी पूर्व पद हवन है और उत्तर पद सामग्री है, तो दोनों का मेल हुआ, मेल होने के कारण के लिए विभक्ति है इसका लोप हो गया, ये हट गई और शब्द बन गया हवन सामग्री। तो इस तरह से संप्रदान तत्पुरुष पूर्ण हुआ। अब चौथे नंबर पर आता है अपादान। अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, यह अपादान तत्पुरुष, तो इसकी विभक्ति क्या होती है? अपादान कारक है उसकी विभक्ति होती है से, और ये से किस रूप में प्रयुक्त होता है? अलग होने के भाव में, अलग होने के भाव में प्रयुक्त होता है। ये से है, ये अलग होने के भाव में प्रयुक्त होती है, ये विभक्ति है। ये किसकी है? अपादान कारक की विभक्ति है। तो अब हम पढ़ रहे हैं अपादान तत्पुरुष। अब जो समस्त पद है
उस समस्त पद का हम विग्रह करते हैं और उसमें अगर से विभक्ति प्रयुक्त होती है, विग्रह करने पर से विभक्ति आती है और वह अलग होने के भाव से आती है, तो वह अपादान तत्पुरुष होता है। अब इसका हम जैसे विग्रह करते हैं, इसके जो उदाहरण है वह है जैसे देश निकाला, पद दलित, देश निकाला, पद दलित, मार्ग भ्रष्ट। तो ये इसके उदाहरण हैं। अब इन सामासिक पदों का हम विग्रह करते हैं। तो पहला जो है देश निकाला, तो इसका हम विग्रह करते हैं, तो देश से निकाला, देश निकाला, देश से निकाला या निकालना, तो इसमें ये उत्तर पद प्रधान हो गया। इसमें ये उत्तर पद प्रधान है क्योंकि देश है, देश से निकालना, अलग करना, तो ये यहां पर से विभक्ति है, इसका लोप हो गया, इसका तो लोप हो गया और ये दोनों इनका मेल हो गया, दोनों का पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का मेल हो गया। दोनों का मेल होने के कारण शब्द बन गया देश निकाला, यानी समस्त पद या सामासिक जो पद है यह देश निकाला बना और ये अपादान तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। अब जो दूसरा है पद दलित, तो इसका है विग्रह पद से दलित, तो इसमें भी इसका लोप हो गया और दोनों का मेल हो गया, तो मेल होने के कारण सामासिक पद बन गया पद दलित। अब अगला जो उदाहरण है तो ये मार्ग भ्रष्ट, तो अब इसका हम विग्रह करते हैं, तो विग्रह क्या होता है, मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग से भ्रष्ट। अब पूर्व पद मार्ग है, उत्तर पद भ्रष्ट है, इन दोनों का मेल हो जाएगा और ये बीच की जो विभक्ति है से, इस से विभक्ति का लोप हो जाएगा, से विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा मार्ग भ्रष्ट और यह है अपादान तत्पुरुष का उदाहरण है। अब हम अगला जो पढ़ते हैं कौन सा, यानी संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। अब जो संबंध कारक है उस संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है, वही विभक्ति इसमें हट जाती है। संबंध तत्पुरुष है, इसकी विभक्ति होती है का के की, का के की, इसकी विभक्ति होती है का के की। तो इसके हम उदाहरण लेते हैं, जैसे राजपुत्र, राजमाता, हनुमान भक्त, अब ये जो उदाहरण लिए हैं तो ये संबंध तत्पुरुष के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इसका विग्रह करेंगे, इनका हम विग्रह करेंगे तो विग्रह करने पर ये विभक्ति प्रयुक्त होती है, का के की प्रयुक्त होती है। अब राजपुत्र है तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तो इसके बीच में का विभक्ति आ गई, का विभक्ति संबंध कारक की होती है और यही इसका तत्पुरुष का भेद होता है, संबंध तत्पुरुष। तो इसका लोप हो जाएगा और राजा और पुत्र इन दोनों का मेल हो जाएगा, मेल होने के कारण शब्द बन जाएगा राजपुत्र और ये राजपुत्र संबंध तत्पुरुष का उदाहरण है। अगला जो उदाहरण है राजमाता, तो इसका विग्रह करते हैं तो राजा की माता, राजा की माता। अब इसमें पहला पद यानी पूर्व पद है राजा और उत्तर पद है माता, तो इन दोनों का मेल हो जाएगा और बीच की विभक्ति है की, इसका लोप हो जाएगा। लोप होने के कारण
इन दोनों का जो मेल हुआ यानी योग हुआ, ये आपस में जुड़ गए, जुड़ने से शब्द बन गया, नया शब्द बन गया राजमाता, और ये राजमाता तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऐसे ही है हनुमान भक्त, इसका विग्रह करते हैं तो विग्रह होता है हनुमान का भक्त, हनुमान का भक्त। और इसके बीच में जो विभक्ति आई है का, इसका लोप हो जाएगा, और ये पूर्व पद, ये है पूर्व पद और ये उत्तर पद, इन दोनों का मेल हो जाएगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और शब्द बन जाएगा हनुमान भक्त। तो इस तरह से ये संबंध तत्पुरुष। अब अंतिम जो समास है वह कौन सा है? अधिकरण। अंतिम जो समास है, तत्पुरुष समास का भेद है, वह है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, अधिकरण जो कारक है उसकी विभक्ति क्या होती है? में, पे, पर। में, पे, पर जो विभक्ति है इसका इस अधिकरण तत्पुरुष में लोप हो जाता है, इसमें इसका लोप हो जाता है, यानी ये विभक्तियां समास बनाते समय हट जाती हैं, और हटने से जो समस्त पद बनता है वह अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जीव दया, घुड़ सवार, जीव दया, घुड़सवार, वनवास, वनवास। अब इसका हम विग्रह करेंगे, जीव दया, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? जीवों पर दया, जीवों पर दया। इसका विग्रह किया तो विग्रह हुआ जीवों पर दया। ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, बीच में जो विभक्ति पर आई है इसका लोप हो जाएगा, और लोप होने से जीव दया शब्द बन जाएगा, सामासिक पद बन जाएगा, और ये अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण बन गया। अब दूसरा है घुड़सवार। घुड़सवार है, इसका हम विग्रह करेंगे तो विग्रह होगा घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार। तो इसमें पूर्व पद और उत्तर पद इनका मेल हो जाएगा, और जो पर विभक्ति है इसका लोप हो जाएगा। लोप होने से जो दोनों शब्दों का जो मेल होगा, दोनों पदों का जो मेल होगा, मेल होने से नया शब्द बनेगा घुड़सवार, और ये समास शब्द बन गया। यानी कौन से समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। अब इसका जो अंतिम तीसरा उदाहरण है वह वनवास। इसका हम विग्रह करते हैं तो वन में वास, इसका विग्रह किया वन में वास। अब वनवास में विग्रह करने पर, वनवास का विग्रह करने पर जो पूर्व पद वन और उत्तर पद वास, इन दोनों का मेल हो जाएगा, और इसके बीच में जो विभक्ति है में, यह हट जाएगी। यह हटने से इन दोनों का मेल हो गया, और मेल होने से वनवास सामासिक या समस्त पद बन गया। ये तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। और कौन सा तत्पुरुष है? अधिकरण तत्पुरुष का उदाहरण है। ठीक है, तो आज हमें ये अविभाव और तत्पुरुष दो समास पढ़ेंगे, और अगला जो पीरियड आएगा तो उसमें अपन अन्य जो बचे हुए समास पढ़ेंगे।